Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा जो पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो हमारा अध्याय है उसका शीर्षक है अपदूषण अथवा उपताप। अध्याय संख्या 12। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की जीवन में भी देखने को मिलती है और उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है। ऐसी घटनाएं हमारे आसपास अक्सर होती रहती हैं और इनको लेकर विधि में किस तरह की व्याख्याएं हैं और किस तरह के प्रावधान हैं उसको देखने की आवश्यकता है। जब भी हम इस उपताप या अपदूषण की बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसे न्यूसेंस भी कहा जाता है। आगे के क्रम में इसी शब्द का ज़्यादा प्रयोग मैं करूँगा। तो इसके विषय में यह कहा जाता है कि जब भी आप किसी भूमि के स्वामी होते हैं या भूमि आपके कब्जे में होती है और उस भूमि के उपभोग के साथ अगर कोई हस्तक्षेप होता है और वह हस्तक्षेप किसी भी तरह से युक्त नहीं है तो माना जाएगा कि यह एक अपकृत्य है। तब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे उपभोग में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनको लेकर यह हस्तक्षेप किया जा सकता है और किस तरह से इस तरह का हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ अन्य ऐसे अपकृत्य हैं जिनमें इस न्यूसेंस में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनसे समानताएं हैं और उन समानताओं के आधार पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह जो अपकृत्य है यह न्यूसेंस है या कुछ और है। इसी तरह का एक अपकृत्य है जिसको हम कहते हैं अतिचार, भूमि का अतिचार। तो भूमि का अतिचार और न्यूसेंस इन दोनों में कई समानताएं भी दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। दोनों में कई विशेष अंतर भी हैं और जिनके साथ हम यह देख सकते हैं कि यह अतिचार है या यह न्यूसेंस है। अब हम जब इस पर आगे चर्चा करना शुरू करेंगे तो हम यह देखते हैं कि या तो आपके भूमि के उपभोग में इस तरह का जो हस्तक्षेप हो रहा है वह कहीं ना कहीं से बाधा उत्पन्न कर रही है, या उससे संबद्ध अगर कोई अधिकार हैं, उनसे संबंधित अगर कोई अधिकार हैं, उनके साथ अगर कोई अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर कोई हस्तक्षेप हो रहा है, तब यह माना जाएगा कि यह एक न्यूसेंस का अपकृत्य है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि जब हम किसी भूमि के स्वामी होते हैं, किसी घर के स्वामी होते हैं, तो कई बार हमारे आराम, हमारे स्वास्थ्य या कई अन्य चीज़ें होती हैं जिनको लेकर, इनमें सुरक्षा भी शामिल होती है, जिनको लेकर कुछ हस्तक्षेप होते हैं और ऐसे हस्तक्षेप और ऐसी जो बाधाएं हैं उनको दोषपूर्ण माना गया है और उसके लिए जो कृत्य करता है प्रतिवादी को उत्तरदायी माना गया है। तो हस्तक्षेप पहुंचाने और बाधा पहुंचाने की जो कई प्रकार हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं वह हैं, जैसे अक्सर जो वाद निर्णय हैं उनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ज़्यादातर किन वजहों की वजह से माना जाता है कि यह एक दोषपूर्ण कार्य हुआ है, यह एक न्यूसेंस हुआ है। तो कई बार शोर, ज़रूरत से ज़्यादा अगर शोर हो, अगर रीजनेबल साउंड है, अगर किसी युक्त व्यक्ति को भी लगे कि हाँ इतना आवाज़ ठीक है और इसके साथ रहा जा सकता है, तब कोई समस्या नहीं है, यह दोषपूर्ण कार्य नहीं है। लेकिन अगर वही आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जो आप बर्दाश्त न कर पाएँ, कोई भी आम आदमी, कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको बर्दाश्त न कर पाए, तो माना जाएगा कि यह दोषपूर्ण कार्य है। इस आवाज़ की वजह से मैं अपनी भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह से धुआं हो सकता है, फ्लेम हो सकता है, ऊष्मा हो सकती है, कंपन हो सकता है और विद्युत प्रवाह हो सकता है, उत्खनन हो सकती है, या कोई कंटेजियस डिजीज़ है, कोई स्प्रेड होने वाली कोई बीमारी है,
तो उस वजह से भी कई बार माना जाएगा कि ऐसा हो सकता है। जैसे अभी पेंडेमिक के समय भी हमने देखा कि हमको अपने घर के उपभोग के लिए बहुत सारी सतर्कताएं रखनी थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे जीवाणुओं के फैलने का खतरा था और आप उस अपने भूमि का अच्छे से उपभोग नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है इसके लिए कि यह किस तरह का अपकृत्य है। जब हम इसको अतिचार के साथ हम तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि दोनों में कुछ अंतर हैं, तो माना जाता है कि हाँ अंतर है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि अतिचार होता क्या है, यह अतिचार के जो संगठक हैं वह क्या हैं और किस तरह से एक अतिचार अपकृत्य को मान्यता दी जाती है। तो अतिचार को देखा गया है कि यह एक तरह का भौतिक हस्तक्षेप है जो आपकी भूमि के साथ होता है। दूसरा यह देखा जाता है कि जो भूमि का जो आधिपत्य है, जो वादी के साथ है, आधिपत्य यहाँ जो पोजीशन है, ओनरशिप से नहीं है, यहाँ पोजीशन है, और उसके साथ जो ये अतिचार किया गया है, जो अपकृत्य किया गया है, जो दोषपूर्ण कार्य किया गया है, तो वह उस आधिपत्य के साथ किया गया है। तीसरा यह है कि जब भी इस अतिचार को किया जाता है तो किसी तात्विक और ठोस पदार्थ के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये तीन जो संगठक होते हैं वह मिलकर एक अपकृत्य का निर्माण करते हैं जिसे हम अतिचार कहते हैं। लेकिन जो समानता है वह यह है कि दोनों में, न्यूसेंस में भी और अतिचार में भी, जो समानता है वह भूमि का कब्जा है। दोनों में भूमि का कब्जा रहता है, लेकिन यहाँ यह देखना जरूरी होता है कि दोनों समकालीन भी हो सकते हैं और कुछ जो न्यूसेंस होते हैं वह निरंतर चलने वाले अतिचार भी हो सकते हैं, उसकी भी श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में जो वादी होता है उसको यह प्रदर्शित करना होता है, यह स्थापित करना होता है कि जहाँ यह कृत्य किया गया है वह भूमि मेरे कब्जे में है और मैं उसका उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ, या उससे संबंधित मेरे कुछ अधिकार हैं जिनका हनन हो रहा है, तब यह माना जाएगा कि यह अतिचार नहीं है, यह न्यूसेंस है। अब जब हम इन दोनों के बीच के जो मूल अंतर हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कि इनमें कई अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि हस्तक्षेप जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है किसी अतिचार में, जो न्यूसेंस होता है उसमें अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की संभावना होती है, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना जरूरी नहीं है। जो न्यूसेंस होता है उसमें जो हस्तक्षेप होता है वह परिणामिक होता है, वह किसी कृत्य के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपने घर में, मैंने आपके भूमि के साथ, आपके आवास के साथ कोई अतिचार नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जो भी मेरा कृत्य है वह मेरे अपनी भूमि में है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी भूमि का उपभोग करने में असुविधा हो रही है और कुछ हानि हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो अतिचार का हस्तक्षेप है यह प्रत्यक्ष है और जो न्यूसेंस का हस्तक्षेप है वह परिणामिक है। दूसरा अंतर यह है कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि पर अगर कोई वृक्षारोपण किया, जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप भी बताया कि जब आप अपनी भूमि पर कुछ कर रहे हैं तो इसे नहीं माना जाएगा कि यह किसी भी तरह का अतिचार है, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे की भूमि पर वह वृक्षारोपण करेंगे तो माना जाएगा कि यह अतिचार है। जब आप स्वयं की भूमि पर अगर किसी वृक्ष को आप लगाते हैं और उसकी शाखाएं या उसकी जड़ें किसी अन्य व्यक्ति के भूमि में प्रवेश करती हैं और उनको किसी तरह की असुविधा या हानि उत्पन्न करती हैं, तब यह माना जाएगा कि यह न्यूसेंस है। जब आपने प्रत्यक्ष रूप से वृक्ष ही लगा दिया किसी दूसरे के भूमि पर, तब कहा जाएगा कि अतिचार किया आपने, यह अतिचार है। लेकिन यहाँ वृक्ष आपने अपनी भूमि पर लगाया, लेकिन जो भूमि पर आपने वृक्ष लगाया तो नीचे से उसकी जड़ें और ऊपर से उसकी शाखाएं किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में जा रही हैं, तब यह अवश्य माना जाएगा कि यह एक न्यूसेंस है। अतिचार के मामलों में जो बाधा होती है और जो हस्तक्षेप होता है वह तात्विक, ठोस और स्पर्शनीय होता है, क्योंकि आप यह प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लेकिन जो न्यूसेंस होता है इसमें ऐसा होना आवश्यक नहीं है। कई बार जो अस्पर्शनीय या अमूर्त जो वस्तुएं होती हैं उनकी वजह से भी न्यूसेंस किया जा सकता है, जैसे कि प्रकंपन, गैस, शोरगुल, दुर्गंध, विद्युत प्रवाह, धुआं,
इत्यादि। तो ये सब जो धुआं है, धुआं तो फिर भी कुछ दिखता है, लेकिन कई बार जो दुर्गंध है वह दिखता भी नहीं है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। तो जो आप सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, जैसे प्रकंपन है, आप सेंस करते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि झटका लग रहा है, कंपन हो रहा है, और उस कंपन की वजह से आप अपने आम दिनचर्या के जो कार्य हैं वह करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर यह कंपन थोड़ी देर के लिए है तब तो यह न्यूसेंस की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अगर यह लगातार हो रहा है, बहुत समय के लिए हो रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि यह न्यूसेंस है। कई बार यह भी देखा गया है कि अल्प समय के लिए जो कार्य किया गया है और वह किसी व्यक्ति ने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन आपको असुविधा हुई, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह न्यूसेंस है और इसके लिए मुझे प्रतिकर चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपना रेडियो बजाता है अपने घर में सुनने के लिए, और उसे नहीं पता है कि किसी बच्चे ने इसका साउंड फुल वॉल्यूम पे किया हुआ है, और जैसे ही वह रेडियो बजाता है अचानक से एक तेज आवाज़ होती है और आप डर जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस आवाज़ की वजह से मुझे असुविधा हुई, मुझे अपने भूमि के उपभोग करने में परेशानी हुई, तो आप उसको प्रतिकर के लिए उत्तरदायी ठहराइए। तो यह कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति यही कार्य रोज कर रहा है और नियमित रूप से वह उसी आवाज़ में उसी साउंड में अपने रेडियो को बजा रहा है और उससे आपको पढ़ने में या किसी भी कार्य करने में असुविधा हो रही है, तो माना जाएगा कि यहाँ पर आपको अपनी भूमि का उपभोग करने में असुविधा हुई, आपके किसी अधिकार का हनन हुआ। लेकिन अगर कोई अपने घर में रेडियो सुन रहा है और नॉर्मल आवाज़ में रेडियो सुन रहा है, जो कोई भी एक रीजनेबल पर्सन अगर रेडियो सुनना होगा तो उसी आवाज़ में सुनेगा, उसके बावजूद अगर आपको पढ़ने में असुविधा हो रही है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को रोकना चाहिए और इस व्यक्ति से यह कहना चाहिए कि वह मुझे प्रतिकर दे। यह कहीं से भी उचित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक ऐसा साउंड क्रिएट हो उस रेडियो की वजह से जो कोई भी रीजनेबल व्यक्ति नहीं करेगा और वह नियमित रूप से हो, तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि यहाँ एक दोषपूर्ण कार्य हुआ है और उस दोषपूर्ण कार्य को रोकना चाहिए और उस दोषपूर्ण कार्य के लिए जो वादी हैं उनको प्रतिवादियों की तरफ से प्रतिकर दिलाना चाहिए। चौथा अंतर जो है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि जो अतिचार होता है वह स्वयं में ही कार्रवाई योग्य होता है, जिसे हम एक्शनेबल पर से कहते हैं। जो अतिचार है वह एक्शनेबल पर से है, न्यूसेंस एक्शनेबल पर से नहीं होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि अतिचार हुआ, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुआ, बस इतना काफ़ी है सिद्ध करना। अगर आपने न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुआ है, तो बस इसी आधार पर न्यायालय प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहरा सकती है। इसके लिए किसी विशेष हानि को दर्शाना या सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। लेकिन न्यूसेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। न्यूसेंस के केस में आपको विशेष हानि दिखानी होगी। जब तक आपको कोई विशेष हानि नहीं होगी तब तक आप प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। तो यही अंतर होता है किसी भी अपकृत्य के एक्शनेबल पर से होने में और एक्शनेबल पर से नहीं होने में। तो अतिचार एक्शनेबल पर से है, न्यूसेंस एक्शनेबल पर से नहीं है। अब हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि यह जो अपकृत्य है न्यूसेंस, यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूसेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है पब्लिक न्यूसेंस और दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जिसको हम लोक न्यूसेंस भी कहते हैं और सामान्य न्यूसेंस कहते हैं, जिससे सामान्य लोग प्रभावित होते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस। अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम अंतर की बात करें तो जो पब्लिक न्यूसेंस होता है यह एक तरह का क्रिमिनल एक्ट होता है। इसके लिए आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो लोक न्यूसेंस के मामले होते हैं वह भी कई बार प्राइवेट न्यूसेंस में कन्वर्ट होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस लोक न्यूसेंस की, तो जैसा मैंने कहा कि यह अपराध की श्रेणी में आते हैं और यह सिविल अपकार नहीं माने जाते हैं। सिविल अपकृत्य सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट न्यूसेंस को माना जाता है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक एट लार्ज उससे अफेक्ट हो रही है। तो इस वजह से यह जो कृत्य जो आपने किया है वह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध न होकर एक समुदाय के विरुद्ध है, और जब यह किसी समुदाय के विरुद्ध है तो इसमें गवर्नमेंट का यह रोल हो जाता है कि वह उसके लिए आपको दंड दे।
और इसीलिए इसको आपराधिक श्रेणी में रखा गया है और इसको सिविल की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्योंकि सिविल की श्रेणी में रखने पर अगर हर व्यक्ति उस दोषपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति से प्रतिकर की मांग करने लगेंगे तब यह बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इसको रोक पाना भी संभव नहीं होगा और उस तरह का प्रतिकर दिला पाना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रतिकर दिला पाना इस कार्य की वजह से संभव नहीं है। तो इस तरह की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक न्यूसेंस है उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है और यह आपराधिक विधि के अंतर्गत आता है। नहीं तो आपको पता है कि अगर किसी राजमार्ग पर अगर किसी ने कोई न्यूसेंस किया है तो उस राजमार्ग पर जाने वाली लाखों गाड़ियां हैं, उन लाखों गाड़ियों में हजारों करोड़ों लोग हैं या लाखों लोग हैं, तो वो सारे लोग अगर अपने किसी हानि के लिए उस एक व्यक्ति के विरुद्ध अगर वाद लाएं और प्रतिकर की मांग करें तो क्या यह संभव होगा न्यायालय के लिए कि सारे लोगों को प्रतिकर दिलवा पाए? और इतने सारे मामलों को सुनने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो जजेस का नंबर होना चाहिए, वह भी नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा वाद न हो पाए, इनसे भी बचने के लिए पब्लिक न्यूसेंस के मामलों को हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। लोक न्यूसेंस जो सामान्य रूप से जनता के साथ किए जाते हैं दंडनीय होते हैं, लेकिन कई बार यह जो लोक न्यूसेंस है वह प्राइवेट न्यूसेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई गड्ढा खोद देता है और यह गड्ढा जानबूझकर खोदा गया है, तो माना जाएगा कि इससे बहुत सारे ऐसे लोग जो उस रास्ते पर आते जाते हैं वह प्रभावित हुए, उनको असुविधाएं हुई, उनको हानि हुई। लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति उस गड्ढे में गिरता है तो यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति जिसको हानि हुई है उस गड्ढे में गिरने की वजह से, तो यह उस दोषपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति की वजह से ही हुई है। तो यहाँ पर जो लोक न्यूसेंस है वह कन्वर्ट होता है एक प्राइवेट न्यूसेंस में। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जो लोक न्यूसेंस होता है, ये जो मामले होते हैं, जब कोई व्यक्ति कुछ विशिष्ट अथवा विशेष क्षति को सहन करता है जो उस क्षति से भिन्न होती है और जनता के एक संपूर्ण वर्ग पर प्रणीत होती है, तो वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति दीवानी कार्रवाई का अधिकार रखता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण स्वरूप भी बताया कि एक सड़क है, गड्ढा हुआ और कोई एक व्यक्ति उसमें गिर गया, अदरवाइज जितने बाकी लोग हैं वह उस गड्ढे से बचकर निकलकर जा रहे थे, तो उनको कोई विशेष क्षति नहीं हो रही है। तो लाखों लोग गुजर गए, उनको क्षति नहीं हुई, लेकिन एक आदमी जो उसमें गिर गया उसको एक विशेष क्षति हो रही है। तो जहां उस व्यक्ति को यह विशेष क्षति हुई तो वह उस दोषपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक सिविल का वाद ला सकता है। यहाँ पर अगर हम एक केस लॉ को देखें तो विंटर बॉटम बनाम लॉर्ड डर्बी का एक वाद था। इस वाद में जो प्रतिवादी थे, उनके जो एजेंट थे, उन्होंने क्या किया था कि एक सार्वजनिक पथ पर एक मार्ग अवरुद्ध कर दिया था और वादी ने यह अभिकथन करते हुए कार्रवाई की मांग की कि इस अवरोध के कारण उसे कभी कभार दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है और उस दूसरे रास्ते से जाने की वजह से कई बार उसे असावधानी होती है, कई बार उसे कई तरह की असुविधाएं होती हैं और उसको कई खर्च भी उठाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रतिवादी हैं उनको उत्तरदायी ठहराना चाहिए और उसने क्षतिपूर्ति की मांग की। लेकिन यहाँ वादी के दावे को यह कहकर ठुकरा दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि आम जनता के लोग भी उससे प्रभावित हुए और उन लोगों को जो क्षति हुई, आपकी जो क्षति है वह उससे कहीं ज़्यादा नहीं है। तो आपकी क्षति जब उनसे कहीं ज़्यादा नहीं है, आपको कोई ऐसा विशेष क्षति नहीं हुआ, तो आप प्रतिकर नहीं मांग सकते हैं और इसमें प्रतिवादियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो इस वाद में हम देख रहे हैं कि कैसे एक पब्लिक न्यूसेंस का मामला है और एक व्यक्ति उसको प्राइवेट न्यूसेंस के आधार पर प्रतिकर के लिए वाद दायर करके प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराने की मांग करता है, लेकिन इसे कोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां पर प्रतिकर दी जाए या जो वादी का मांग है उसे स्वीकार की जाए। ऐसा ही एक वाद है जिसमें एक व्यक्ति ने क्या किया कि यह रोज बनाम माइल्स का वाद था। इस व्यक्ति को अपनी नाव बांधनी थी, तो आपको पता है कि नाव खड़ी करने के लिए कई सार्वजनिक स्थान भी बने होते हैं और सारे लोग वहाँ पर अपनी नाव बांधते हैं। तो एक सार्वजनिक नाव खड़ी पर इस व्यक्ति ने अपनी नाव को बांध कर दिया और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया।
इस वजह से क्या हुआ कि जो एक वादी था और उस वादी को अपने नावों को दूसरे मार्ग से ले जाना पड़ा और अपनी नावों से वह माल ढोने का काम करता था, और चूंकि यह अवरुद्ध हो गया था स्थान, उसको अपने माल उतारने और चढ़ाने के लिए किसी दूसरे मार्ग का प्रयोग करना पड़ा, और उस वजह से उसे कई सारा व्यय वहन करना पड़ा। उसे भूमि मार्ग का भी प्रयोग करना पड़ा। सो भूमि मार्ग से परिवहन करने में उसे काफ़ी व्यय करना पड़ा। तो यहाँ पर यह देखा गया कि एक इस अवरोध की वजह से, हाँ यह पब्लिक न्यूसेंस था, लेकिन इस अवरोध की वजह से जो ये वादी है इसको अपने माल को भूमि के मार्ग से ले जाना पड़ा, तो इसे एक विशेष क्षति हुई है। इसकी क्षति अन्य लोगों की क्षति से ज़्यादा है। बाकी लोग अगर सिर्फ वहाँ नाव खड़ी करना चाहें नहीं कर पाए, कहीं और खड़ी कर लिए, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चूंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना माल ले जाना था और उतारना था, तो इस वजह से जब वहाँ मार्ग अवरुद्ध था तो उसको सड़क मार्ग का, भूमि मार्ग का प्रयोग करना पड़ा। तो यह एक विशेष क्षति हुई, और इस विशेष क्षति को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये कहा गया कि यह जो लोक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है, यह प्राइवेट न्यूसेंस में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ जो अपकार का दावा है वह सही है। इसी तरह का एक और बहुत ही रोचक मामला था। इसमें ऐसा हुआ था, ये कैम्पबेल बनाम पेडिंगटन कॉरपोरेशन का केस था। इसमें ये क्या था कि लंदन में एक घर था और उसकी एक स्वामी थी, और जो यहाँ वादी है वह उस घर की स्वामी थी। उसका जो घर था वह एक सड़क जो राजमार्ग था उससे निकट था, सामने था। उसके घर के कमरों से राजमार्ग का स्पष्ट दृश्य दिखता था। कोई भी उसके कमरे की खिड़की पे खड़ा होकर राजमार्ग का एक अच्छा दृश्य देख सकता था। जब सम्राट एडवर्ड 7 उनका डेथ हुआ, तो जो कार्नेशन जो जुलूस था, उनके शव यात्रा थी, उस शव यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लोग लंदन पहुंचे, और उन सभी लोगों को उस शव यात्रा को देखना था। उसके लिए उन्हें एक उचित स्थान चाहिए था। इस महिला के घर से जो दृश्य था वह बहुत ही अच्छा था, तो इसने क्या किया कि बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जिस दिन यह शव यात्रा निकलेगी उस दिन आप लोग मेरे घर का प्रयोग करेंगे और इसके एवज में आप मुझे कुछ धनराशि देंगे, और आप हमारे कमरों की खिड़कियों से इस शव यात्रा को देख सकते हैं जो अंतिम यात्रा होगी राजा की। अब यह कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कई लोगों के साथ, इसने एडवांस में पैसे भी ले लिए थे। लेकिन शव यात्रा के ठीक पहले वहाँ क्या हुआ कि एक ऐसा स्थान बनाया गया उस राजमार्ग पर भी कि जहाँ से जो वीआईपी लोग थे वह उस शव यात्रा को देखते। तो राजमार्ग पर जब ये मंच का निर्माण हो गया और वहाँ उस मंच से जो कॉरपोरेशन के सदस्य थे या उस लंदन के जो अति विशिष्ट लोग थे उनके बैठने की व्यवस्था कर दी गई कि ये लोग यहाँ से बैठकर इस शव यात्रा को देखेंगे। उस मंच के निर्माण से ये हुआ कि जो दृश्य इस वादी के घर से दिखता था वह अवरुद्ध हो गया, क्योंकि अब मंच का निर्माण हो गया था। अब राजमार्ग नहीं दिख रहा था इसके कमरों से। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसे अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वह तोड़ने पड़े और उससे इसको नुकसान हुआ। तो वादी ने यहाँ एक वाद दायर किया और कहा कि इस मंच के निर्माण की वजह से, और ये चूंकि जो मंच बना है यह एक अनऑथराइज्ड काम है, इसके लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, बिना ऑथराइजेशन के इस मंच का निर्माण किया गया ताकि विशिष्ट लोग उस शव यात्रा को देख पाएँ, और इसकी वजह से मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गए और मुझे लॉस हुआ है, और यह एक न्यूसेंस था और मुझे विशेष क्षति हुई इस न्यूसेंस से, तो मैं क्षतिपूर्ति की हकदार हूँ। तो यहाँ यह देखा गया कि जो वाद संस्थित किया गया था वादी के द्वारा इस कॉरपोरेशन के विरुद्ध, तो जो राजमार्ग पर उसके द्वारा जो यह निर्माण कार्य था वह पाया गया कि यह लोक न्यूसेंस है, और इस लोक न्यूसेंस की वजह से एक विशिष्ट क्षति हुई है जो इस वादी को हुई है, अन्य लोगों को नहीं हुई है। जो अन्य लोगों की को क्षति हुई है उससे कहीं ज़्यादा इस वादी को क्षति हुई है, क्योंकि यह वादी कई लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी और एडवांस ले चुकी थी। तो यह निर्णय दिया गया कि यहाँ पर जो भी क्षतिपूर्ति है उसका दावा करने के लिए यह जो वादी है वह अधिकार रखती है, और यह एक प्राइवेट न्यूसेंस का मामला बनता है। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, प्राइवेट न्यूसेंस के क्या घटक होते हैं, क्योंकि जब हम एक सिविल
वाद की बात करते हैं, जब हम एक सिविल रॉन्ग की बात करते हैं, जब हम एक अपकृत्य की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें ज़्यादा चर्चा प्राइवेट न्यूसेंस की करनी होगी, ना कि पब्लिक न्यूसेंस की, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस तो आपराधिक विधि के अंतर्गत आता है। जब हम प्राइवेट न्यूसेंस की बात करते हैं तो इसके 3 महत्वपूर्ण घटक सामने आते हैं। जो पहला घटक है वह यह है कि अयुक्तियुक्त व्यवधान, बाधा और हस्तक्षेप। तो यह हस्तक्षेप हुआ, लेकिन यह हस्तक्षेप किस तरह का था, यह बाधा किस तरह की थी, यह व्यवधान किस तरह का था, तो यह अयुक्तियुक्त था, मीन्स अनरीजनेबल इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं वो हुआ। दूसरा जो इसका संगठक है वह क्या है, वह है व्यवधान जो हुआ वह भूमि के प्रयोग या उपयोग के साथ किया गया, या उसके साथ जो अधिकार होते हैं, उससे संबद्ध जो अधिकार होते हैं, उससे संबंधित जो अधिकार होते हैं, उनके हनन के साथ हुआ। तो इन 2 घटकों को देखने के बाद जब हम तीसरे की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि जो प्राइवेट न्यूसेंस होता है यह एक्शनेबल पर से नहीं होता है, तो एक्शनेबल पर से नहीं हुआ है तो आपको एक विशेष क्षति दिखानी होगी कि आपको कोई विशेष क्षति हुई है। जब तक आपको क्षति नहीं होगी तब तक आप प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 संगठक है वह सामने आते हैं इस प्राइवेट न्यूसेंस के। पहला अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, दूसरा इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड, और थर्ड जो डैमेज है, जो क्षति है। तो इन 3 के पूरा होने पर यह एक अपकृत्य का निर्माण होता है, और इस अपकृत्य के लिए आप प्रतिवादियों को उत्तरदायी और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये होते कैसे हैं और क्या होते हैं ये जो संगठक है। पहला है अयुक्तियुक्त बाधा, व्यवधान और हस्तक्षेप, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। तो जब भी कोई बाधा व्यवधान वादी की संपत्ति के साथ होती है और उस वादी को कोई क्षति कारित की जाती है, तो माना जाएगा कि जो उसका उपभोग वो करना चाहता था उस तरह से उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से उसे कई तरह की असुविधाएं हो रही हैं और उसे हानि हो रही है। तो ऐसे में प्रतिवादी को यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह उसे प्रति कर दे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो बाधा है और जो हस्तक्षेप है, जो व्यवधान है, वह युक्तियुक्त है, यह रीजनेबल है। तो यहाँ समझने का यह प्रयास करना होगा कि हमें यहाँ भी एक रीजनेबल पर्सन के आईज से ही देखना होगा। जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए इस व्यवधान को देखने का, इस बाधा को देखने का, वह एक रीजनेबल पर्सन की तरफ से होना चाहिए। और जब आप पाते हैं कि जो डिफेंडेंट का जो वर्क है, जो प्रतिवादी का कार्य है, वह मैच करता है एक रीजनेबल पर्सन से, एक रीजनेबल व्यक्ति भी वही करता है जो इस प्रतिवादी ने किया, तब आप इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंच सकते हैं कि यह एक युक्तियुक्त व्यवधान था। और किसी भी युक्त व्यवधान के लिए आप किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। जब हम अपकृत्य की बात करते हैं, इस न्यूसेंस अपकृत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर अयुक्तियुक्त बाधा, व्यवधान या हस्तक्षेप का होना आवश्यक है। जैसे अगर कोई मेरा मकान है किसी सड़क के बगल में, तो उस असुविधा के लिए मैं कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता कि वहाँ से बहुत सारे वाहन गुजर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे असुविधा हो रही है, बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और जब गाड़ियाँ गुजर रही है उससे कुछ कंपन हो रहा है, तो इस तरह की शिकायत मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरह के वाद अगर मैं लाता हूँ तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, क्योंकि यह स्वाभाविक है, युक्तियुक्त है कि अगर आपका कोई आवास है और वह आवास किसी सड़क के किनारे है, तो स्वाभाविक है वह एक पब्लिक प्लेस है, उस पब्लिक प्लेस पर लोग अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियों को लेकर जाएंगे, लोग मर्जी से अपनी बातें करेंगे, लोग मर्जी से वहाँ पे कुछ कृत्य करेंगे जो उनके काम करने के क्रम में आती है। तो इसे युक्तियुक्त व्यवधान माना जाएगा। हाँ, यह जरूर है कि आपको व्यवधान हो रहा है, लेकिन वह व्यवधान किस तरह का है, क्या वह व्यवधान अनरीजनेबल है? तो देखा जाएगा कि नहीं, यह तो अनरीजनेबल नहीं है, क्योंकि जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वह युक्तियुक्त कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है जिसे आप कहें कि यह अयुक्तियुक्त व्यवधान है या बाधा है। तो आप इसमें किसी भी तरह का वाद नहीं ला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया कि अगर मैं संगीत का शिक्षक हूँ और मुझे संगीत बजानी है, मैं बजा रहा हूँ, और मैं एक ऐसी आवाज़ में अपने संगीत को बजा रहा हूँ जो किसी के लिए भी कर्णप्रिय हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घोर चिंतन की आवश्यकता है,
ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता है, उसके लिए यह एक व्यवधान हो सकता है। जैसे कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, अब वह विद्यार्थी के लिए वह संगीत जो मधुर ध्वनि में भी हो तब भी उसे वह व्यवधान ही लगेगा। अगर वह विद्यार्थी यह कहता है कि यह एक न्यूसेंस है और इसके लिए वह प्रतिकर की मांग करता है, तो निश्चित रूप से न्यायालय यह सोचेगी कि अगर कोई भी रीजनेबल पर्सन होता, दूसरा पर्सन होता यहाँ, तो वह इस मधुर ध्वनि के संगीत को सुनकर कहीं से भी प्रभावित नहीं होता और उसे कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ यह माना जाएगा कि हाँ, यहाँ कोई अपकृत्य नहीं हुआ है। अब हम कुछ मामलों, कुछ केसेस के सहारे हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इस तरह का अपकृत्य जो है वह होगा तो कैसे होगा और उसके लिए क्या उत्तरदायित्व होगा। अब हम एक केस लेते हैं राधे श्याम बनाम गुरुप्रसाद। अब यहाँ इस वाद में क्या हुआ था कि जो गुरुप्रसाद और अन्य लोग थे, इन्होंने राधे श्याम और अन्य के विरुद्ध एक वाद स्थापित किया और उस वाद में यह कहा कि जो राधे श्याम और अन्य हैं, इन्होंने अपने परिसर में एक आटा मिल स्थापित किया है और उस आटा मिल के चलने की वजह से जो कंपन हो रहा है, उससे मैं अपने भूमि का उपभोग, मैं अपने आवास का उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऊपर के फ्लोर पे हैं और नीचे के फ्लोर पर अगर कोई आता है रहने के लिए या रह रहा है, अगर वहाँ वह आटा चक्की लगा दे और उस आटा चक्की के चलाने की वजह से जो कंपन होगा, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आवास में ठीक से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कंपन भी होगा, आवाज़ भी होगी, डस्ट भी होगा और इन सब की वजह से आप अपने भूमि का वह उपभोग नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे या चाहते होंगे। तो यहाँ यह देखा गया कि जब यह मील की स्थापना की गई और यह मील उसी परिसर में प्रथम मंजिल पर स्थापित की गई और उस मील की जो खड़खड़ाहट थी, उसकी वजह से वहाँ की जो शांति थी वो भंग हो रही थी, स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उस शांति भंग की वजह से, और जो भी वहाँ शोरगुल हो रहा था और जो भी कंपन हो रहा था, उससे उनका उस भूमि का उपभोग कर पाना संभव नहीं था। तो माना जाए कि यह एक न्यूसेंस है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, अगर आप इस तरह का कृत्य करते हैं उस परिसर में, एक आटा मिल का आप एक स्थापना करते हैं, तो चूंकि यहाँ इंजंक्शन मांगा गया था कि आप उसको रोकिए, आप उसको मिल जो चला रहा है उसको रोकिए और उसकी वजह से जो न्यूसेंस हो रहा है उसको रोकिए। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसे रोका जाना आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से जो क्षति हो रही है वादी को, वह स्पष्ट रूप से दिख रही है और उस क्षति को ध्यान में रखते हुए इसका रोका जाना आवश्यक है। और यहाँ आदेश पारित किया गया कि इस मिल को चलाने से रोका जाए उस परिसर में, और इसे माना गया कि यह एक न्यूसेंस का मामला है। अब हम किसी अन्य वाद में देखते हैं कि इसके विपरीत जो उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर के वाद में हुआ था, इसमें जो विषय था वाद का वह एक फिल्म थी और फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ। और इस जय संतोषी माँ फिल्म का जो चित्रण उस सिनेमा हॉल में किया जा रहा था, तो इन्होंने उसके विरुद्ध यह कहकर वाद दायर किया कि इससे मेरी जो भावनाएं हुई हैं वह आहत हुई हैं। अब जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए कि भावनाएं कैसे आहत हुई हैं, तो उन्होंने इस फिल्म में दर्शाए गए कुछ दृश्यों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि यह जो जय संतोषी माँ फिल्म है, इसमें जो हमारी तीन देवियाँ हैं, जो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती हैं, इनको आपस में ईर्ष्यालु बताया गया है कि ये आपस में ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे से अपने आप को उच्च मानती हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वह आहत हुई हैं और यह एक प्रकार का न्यूसेंस है। मुझे एक विशेष क्षति हुई इस फिल्म को देखने की वजह से और मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और इस क्षति के लिए जो प्रतिवादी हैं उनका उत्तरदायित्व होता है। लेकिन जब इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखा गया, तो न्यायालय ने ये पाया कि चूंकि यह फिल्म में दर्शाए गए दृश्य थे, उन दृश्यों को देखना या न देखना यह आपके अधिकार में था। किसी भी तरह से प्रतिवादियों ने उन दृश्यों को आपको जबरदस्ती नहीं दिलाया, न दिखाया। प्रतिवादियों ने जरूर वह फिल्म बनाई, जरूर उसका चित्रण सिनेमा घरों में किया गया, लेकिन उस फिल्म को देखना या ना देखना यह आपका चॉइस था। आप स्वतंत्र थे कि आप इस तरह की फिल्म को देखने न जाते, लेकिन चूंकि आप स्वयं उस फिल्म को देखने गए थे
और आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह एक नुइसेंस है और इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और मुझे विशेष क्षति हुई है, तो यह एक प्राइवेट नुइसेंस का मामला है। तो जब यह देखा गया कि जो चित्र उसमें दिखाए गए सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती देवियों के, और उन तीनों देवियों को एक तरह से वादी के अनुसार उपहास का पात्र बनाया गया, तो यह यहाँ कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि धार्मिक भावना को चोट पहुँचाना निश्चित रूप से कार्रवाई योग्य होता है और ऐसा होता है। लेकिन आपके मामले में चूंकि यह एक फिल्म में धार्मिक भावना देखने की बात थी और इसको देखना या न देखना आप पूरी तरह से स्वतंत्र थे, और यह माना गया कि जो यहाँ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस था वो आपके फेवर में था। तब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जब आपके फेवर में है तो आप जब इंजंक्शन की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ अस्वीकार किया जाएगा, और कोर्ट ने यही कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह होगा कि यहाँ जो नुइसेंस की उपस्थिति नहीं है, इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो अब दोनों मामलों में अगर हम अंतर देखने का प्रयास करें तो जहाँ गुरुप्रसाद राधेश्याम का जो केस था वहाँ आटा मिल स्थापित किया गया, माना गया कि हाँ यह नुइसेंस है। यहाँ क्या था कि फिल्म में कुछ चित्रण की बातें थी और उससे आप कह रहे थे कि कोई विशेष क्षति हुई है, माना गया कि यहाँ आप स्वतंत्र थे, आप देख भी सकते थे, नहीं भी देख सकते थे। तो चूंकि आप नहीं भी देख सकते थे तो यह किसी भी तरह से आपके लिए बाध्यकारी नहीं था और यहाँ नुइसेंस नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा कृत्य होता है, कुछ कार्य किया जाता है, तो कुछ लोग इसी समाज में कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। जैसे सामान्यतः जो चीज़ हम सब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, सामान्यतः जो चीज़ हम सब लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, कुछ लोगों को, कुछ एक्सेप्शनल लोगों को वह एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उन्हें वह बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव। जैसे 10 लोग एक जगह हैं, उनमें से 9 लोगों को एक ध्वनि से कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसे वह ध्वनि तो बहुत दूर की बात है, उससे अगर आधी ध्वनि भी अगर रहे उससे भी उसे परेशानी होगी। तो ऐसा माना जाएगा इस केस में कि वह व्यक्ति एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव व्यक्तियों के लिए हमारे विधि में किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, किस तरह से उनको हमने निर्णयों में देखा है कि उनके साथ न्यायालय ने क्या किया है, तो इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो कई बार ये जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, यह लोगों में अलग अलग होती है, लेकिन एक सामान्य सेंसिटिविटी की बात होती है, एक सामान्य संवेदनशीलता की बात होती है, जो आमतौर पर सारे लोगों में देखने को मिलती है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो उनसे भिन्न होते हैं, और जो लोग उनसे भिन्न होते हैं अगर वह किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का या प्रतिकर की मांग करते हुए वाद दायर करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही सावधानी से इन मामलों का निर्णय दिया जाना चाहिए न्यायालयों के द्वारा। तो जब भी हम देखते हैं कि वादी को जो क्षति हुई है वह उसकी अपनी संवेदनशीलता की वजह से ज़्यादा हुई है, न कि उस कृत्य की वजह से, क्योंकि बाकी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ वही कृत्य किया गया है और उन्हें किसी क्षति का सामना नहीं किया, लेकिन सिर्फ यह वादी था जो अति संवेदनशील था, जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, और इसकी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की वजह से इस तरह का नुकसान हुआ। तो इस नुकसानी के लिए वह अगर कोई वाद लाता है तो निश्चित रूप से न्यायालयों को देखना होगा कि यहाँ पे प्रतिवादियों को उत्तरदायी न ठहराया जाए, इस तरह के मामले कार्रवाई योग्य न बने। अब हम इसमें एक वाद को देखते हैं, रॉबिन्सन बनाम किलवर्ट का वाद था। इसमें क्या था कि एक भवन था, उस भवन के निचले मंजिल पर वादी रहता था और उसने अपने भवन में भूरे रंग के जो ब्राउन पेपर होते हैं उनका कुछ भंडारण स्टोरेज किया हुआ था। ऊपर की मंजिल पर यह प्रतिवादी रहता था। प्रतिवादी ने अपने भवन में कुछ ऊष्मा उत्पन्न की थी, तो उस ऊष्मा की वजह से जो भूरे रंग के पेपर थे जो वादी के घर में रखे हुए थे वह खराब हो गए। तो प्रतिवादी ने अपने व्यापार के क्रम में जो ऊष्मा का सृजन किया था, जो गर्मी का सृजन किया था, उसकी वजह से वादी के घर में रखे हुए जो सूखे ब्राउन पेपर थे वह खराब हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो खराब हुए पेपर हैं उनके मूल्य में गिरावट होगी,
तो जो मूल्य में, क्योंकि एक अच्छे ब्राउन पेपर और एक ऐसे पेपर जिनमें रंग उड़ा हुआ हो, और रंग कैसे उड़ा, तो ऊष्मा की वजह से रंग उड़ा, उसका मूल्य निश्चित रूप से कम होगा। तो इस गिरे हुए मूल्य की वजह से जो क्षति हुई और वादी का जो व्यापार था वह प्रभावित हुआ, तो वादी ने एक वाद दायर किया। लेकिन जब यह मामला न्यायालय के समक्ष गया तो यहाँ यह पाया गया कि चूंकि जो वादी का जो व्यापार था यह बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का व्यापार था, नाजुक, क्योंकि इसमें जो व्यापार होने का जो माल था वह एक ब्राउन पेपर था, और ब्राउन पेपर को भंडारण अगर आप कर रहे हैं तो इसे ऐसी जगह पर जरूर करना चाहिए जहां पर इस तरह की उष्मा न रहे या कुछ न रहे। तो आप जब खुद ही वहां रख रहे हैं, एक आवासीय परिसर में आप इसका भंडारण कर रहे हैं, आप किसी विशेष जगह पर इसका भंडारण नहीं कर रहे हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्लेंटिफ माने जाएंगे। और यह देखा जाएगा कि नॉर्मल रूप में जो भी अगर इस कार्य को करेगा तो यही देखा जाएगा कि अगर वह उष्मा ऊर्जित हो रही है वहां पे, तो उसको यह पता भी कई बार नहीं होगा कि नीचे के कमरे में क्या रखा हुआ है, क्या भंडारण किया हुआ है। चूंकि आपको यह पता था कि आपने जो भंडारण किया हुआ है वह बहुत ही नाजुक वस्तु है, इसकी जानकारी आपको थी, तो यह जानकारी होते हुए भी आपने उसका वहां भंडारण किया, तो उस उष्मा की वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो यह माना जाएगा कि आप सेंसिटिव प्लेंटिफ है, आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्लेंटिफ है, आप एक संवेदनशील वादी हैं, अति संवेदनशील वादी हैं। तो इस केस में प्रतिकर मिलना संभव नहीं होगा। मान लीजिए अगर उस ब्राउन पेपर की जगह पर अगर कुछ भी रखा हो नीचे के परिसर में, नीचे के भवन में, और उस उष्मा की वजह से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा रह रहा है व्यक्ति अपने सामान के साथ जो उसके आम दिनचर्या के सामान है या कुछ अन्य भी सामान है जो नाजुक प्रवृत्ति के नहीं है, तो उसको ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि आप नाजुक वस्तु का भंडारण कर रहे थे, उसके व्यापार में थे, आपको इसकी जानकारी भी थी, तो यह आपको तय करना था कि इसका भंडारण वहां करना है या नहीं करना है। तो इस वाद में यह माना गया कि आप एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्लेंटिफ हैं और आपको कोई प्रतिकर नहीं मिल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि जो ये इंटरफेरेंस होता है या किसी दुर्भावना की वजह से होता है, मैलिस की वजह से होता है, तो जब कोई कार्य किसी मैलिस की वजह से किया गया होता है तो क्या वह न्यूसेंस की कोटि में आ सकता है? तो यहाँ हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई कार्य जो अन्यथा विधिपूर्ण है इस कारण न्यूसेंस की कोटि में आ सकता है कि प्रतिवादी ने वह कार्य वादी को विक्षुब्ध करने के लिए दुष्प्रयोजन के से किया है, कि नॉर्मली वह एक विधिपूर्ण विधि सम्मत कार्य है, किसी भी ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में वह विधि सम्मत कार्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई विधि सम्मत कार्य आप जानबूझकर ऐसे समय में करते हैं या ऐसी परिस्थिति में करते हैं कि आपको पता है कि यह करेंगे तो यह व्यक्ति विशेष रूप से प्रभावित होगा। तो यहाँ प्रश्न यह है कि जब आपने वह विधि सम्मत कार्य किया, ऐसी परिस्थिति में किया जहाँ पर यह वादी प्रभावित होता है, या ऐसा आपने जानबूझकर किया या आपने विद्वेषपूर्ण किया, तो विद्वेषपूर्वक जब आपने किया तो क्या यह न्यूसेंस की कोटि में, उसकी श्रेणी में आएगा? इसको देखने के लिए जब हम एक केस को देखते हैं, यह केस है क्रिस्टी बनाम डेवी का केस। अब इस केस में क्या था कि वादी संगीत का अध्यापक था, प्रतिवादी जो उसके बगल के घर में रहता था, और वादी के संगीत पाठों के कारण वह चिढ़ सा गया था, इरिटेट हो गया था, और सीटियां बजाकर वह अनेक प्रकार के शोरगुल करके वादी को असुविधा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। प्रतिवादी को पता था कि यह संगीत का शिक्षक है और मुझे इसका जो गायन है या जो संगीत है वह पसंद नहीं है। अब इसकी वजह से उसने क्या किया कि विद्वेष पूर्वक वह अपने मकान के जो पार्टीशन थे, जो दीवारें थीं, उन पर ठोकर मारता था, थालियों को पीटता था, सीटी बजाता था और अनेक प्रकार के शोरगुल करता था, जिसकी वजह से वादी को असुविधा पहुंचे। जब यह मामला न्यायालय के समक्ष गया तो न्यायालय ने प्रतिवादी के प्रतिकूल एक आदेश जारी किया, एक इंजंक्शन इशू हुआ, और इसमें जो जस्टिस नॉर्थ थे उन्होंने ये कहा कि मेरा मत है कि वादी के मकान में जो शोरगुल उत्पन्न किया गया था वह प्रकृति से विधि मान्य नहीं था, प्रकृति से विधि मान्य नहीं था। तो नॉर्मली आप अपने घर में
आप सीटी बजाते हैं, नॉर्मल कोर्स में अगर आप ताली बजाते हैं, नॉर्मल कोर्स में अगर आप अपने किसी दीवार पे हल्का सा अगर आप धक्का भी मार देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि यहाँ आप उस संगीत अध्यापक के कार्य से परेशान थे, चिढ़ से गए थे, तो उसके उस भूमि में रहने में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आपने इस तरह का कृत्य किया, तो यह प्राकृतिक रूप से विधि मान्य नहीं माना गया और इसमें उनको उत्तरदायी ठहराया गया। दूसरा जो इसमें अपघटक था प्राइवेट न्यूसेंस का, वह था कि भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ विघ्न, बाधा, व्यवधान अथवा हस्तक्षेप होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि या तो स्वयं संपत्ति की क्षति होती है या संपत्ति के जो अधिभोगी हैं उनकी सुख सुविधा या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है। तो जब भी हम किसी न्यूसेंस की बात करते हैं तो उस न्यूसेंस में इन दो बातों का देखा जाना आवश्यक होता है कि जो यह हस्तक्षेप हुआ, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हुआ, वह भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग के साथ हुआ और इसकी वजह से या तो संपत्ति, स्वयं जो संपत्ति थी उसमें क्षति हो रही है, या जो संपत्ति के अधिभोगियों की सुख सुविधा है उसमें कोई क्षति हो रही है। तो इस दूसरे अपघटक का भी होना आवश्यक होता है। जो तीसरा अपघटक होता है, मैंने कहा कि यह एक्शनेबल पर से नहीं है, तो आपको क्षति सिद्ध करनी होगी न्यायालय के समक्ष। और अतिचार जो हुआ है उसमें आपको क्षति सिद्ध नहीं करनी होती है, क्योंकि अतिचार जो है एक्शनेबल पर से होता है। यही अंतर होता है अतिचार और न्यूसेंस में। तो जो क्षति हुई है इसमें आपको जो भी नुकसान हुआ है वह आपको न्यायालय के समय समक्ष सिद्ध करना होगा और तभी यह कार्रवाई योग्य होगा। और जो लोक न्यूसेंस का मामला होता है उसमें भी तभी कोई कार्रवाई कर सकता है जब कोई विशिष्ट क्षति हुई हो। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि नॉर्मली यह पब्लिक न्यूसेंस है, लेकिन जैसे ही आपको विशिष्ट क्षति हुई तो आप सिविल वाद ला सकते हैं और आप प्रतिकर की मांग कर सकते हैं, लेकिन विशेष क्षति का होना आवश्यक है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि क्षति एक महत्वपूर्ण अपघटक है, तो बिना क्षति के कोई भी ऐसा वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके जो डिफेंसेस हैं, जो प्रतिरक्षा है। तो प्रतिरक्षा इस तरह के अपकृत्य के क्या हो सकते हैं? तो कई तरह के प्रतिरक्षा लिए जा सकते हैं, कई तरह की बातें रखी जा सकती है न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के द्वारा। तो यह जो एक टूल है वह प्रतिवादियों के हाथ में होता है कि यह प्रतिरक्षा है और हमने जो कार्य किया है वह न्यूसेंस की श्रेणी में नहीं आता है और इसके लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रतिरक्षा हैं जिनको सम्मति मिली है न्यायालय के द्वारा और किनको माना जाता है कि ये अप्रभावशाली प्रतिरक्षा है। तो इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, पहला प्रभावी प्रतिरक्षा और दूसरा अप्रभावी प्रतिरक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभावी प्रतिरक्षा क्या होती है। तो प्रभावी प्रतिरक्षा जो होती है इसमें जो पहला एक उदाहरण है वह है प्रिस्क्रिप्टिव राइट का, जिसे हम बोलते हैं चीर भोगाधिकार, प्रिस्क्रिप्टिव राइट। तो प्रिस्क्रिप्टिव राइट में ये होता है कि मान लीजिए आप किसी की भूमि पे कब्जा किए, हस्तक्षेप किए और आप उस हस्तक्षेप के साथ कंटिन्यू करते हैं और उसमें एक निरंतरता होती है और वह जो निरंतरता होती है वह लगातार होती है। आपका जो हस्तक्षेप है वह एक दिन का हस्तक्षेप नहीं है। मान लीजिए आपने कोई हस्तक्षेप किया, उसके बाद से उसको रोका गया कि नहीं आप ऐसा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हमारी भूमि का उपभोग प्रभावित हो रहा है, हमारा कोई अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो आपको ऐसा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, यह न्यूसेंस है। आपने रोका। लेकिन हम यहाँ पर किसी ऐसे हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं जो लगातार हो रहा है, कई वर्षों तक हो रहा है और कई वर्ष नहीं कई दशकों तक हो रहा है और अनइंटरप्टेड हो रहा है, इसको कभी रोका नहीं गया, लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से यह एक अधिकार का रूप ले लेती है कि यह जो कार्य मैं कर रहा हूँ यह आपको आज अगर प्रभावित कर रही है, लेकिन अगर आप देखिए तो यह कार्य मैं पिछले 20, 25, 30 सालों से करते आ रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि यह आपको प्रभावित कर रही है? यह मेरा अधिकार है ऐसा करना, यह मेरा प्रिस्क्रिप्टिव राइट है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं।
तो ऐसे में जो वादी के द्वारा जो संस्थित वाद है वह निष्फल हो जाता है और न्यायालय भी इस तरह के प्रतिरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय देती है कि नहीं, किसी भी तरह का इंजंक्शन यहाँ इशू नहीं किया जा सकता है, प्रतिवादियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह कार्य तो वह अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं और उनमें निरंतरता है। तो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के यह कार्य होना चाहिए, यह इसकी आवश्यकता है। प्रिस्क्रिप्टिव राइट तभी क्रिएट होता है क्योंकि यह राइट था नहीं, यह वास्तव में एक न्यूसेंस था जो आपने पहली बार किया होगा, लेकिन चूंकि यह किसी ने क्लेम नहीं किया या किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने कोई वाद नहीं दायर किया, तो आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए और आप उसको करते चले गए। तो आप जब करते चले गए तो आप लगातार करते चले गए। अब आपको लगने लगा कि यह मेरा अधिकार है, ऐसा होता भी है, स्वाभाविक भी है। तो इसमें यह देखा जाना आवश्यक होना चाहिए कि यह कितने वर्षों तक चला हो, इसकी क्या सीमा होगी। अन्यथा कोई भी अगर 5 साल तक चला, 6 साल तक चला या 10 साल, ये हर केस में अलग अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। तो क्या कोई इसका स्टैंडर्ड होगा, क्या कोई न्यूनतम सीमा होगी जिसको हम देखेंगे कि कम से कम इतना अगर चला हो तो मान लिया जाएगा कि आपको प्रिस्क्रिप्टिव राइट मिल गया। तो यहां यह माना गया कि 20 वर्ष का जो समय है यह एक युक्त समय माना गया कि 20 वर्ष के समय में अगर आपने यह कार्य किया, लगातार किया और किसी ने रोका नहीं, बिना किसी रोक टोक के किया, तो माना जाएगा कि उस भूमि पर ऐसा कार्य करने का आपका प्रिस्क्रिप्टिव राइट है, वह बनता है और इसको करने से रोकने में न्यायालय भी सक्षम नहीं होती है। न्यायालय भी कहती है कि हाँ, यह 20 साल से चला आ रहा है, आज तक किसी ने नहीं रोका, तो अब इसको रोकने की क्या बात हो रही है, यह एक प्रिस्क्रिप्टिव राइट है। तो 20 वर्ष माना गया, यह एक युक्त समय है, क्योंकि अगर किसी को कोई अपोजिशन करना होता, अगर किसी को रोकना होता तो 20 वर्ष का समय पर्याप्त होता है, उसको उसने रोक दिया होता। अगर अभी तक किसी ने नहीं रोका तो निश्चित रूप से यह एक अधिकार का जन्म होता है, यह एक प्रिस्क्रिप्टिव राइट होता है। लेकिन यहाँ पर एक अंतर समझना आवश्यक है कि सरकारी भूमि में आपको पता है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसकी कोई भूमि है और उसमें अगर कोई न्यूसेंस किया गया है तो स्वाभाविक है कि 10 साल, 15 साल, 5 साल में वह करेगा ही करेगा और 20 साल उसके लिए रिजनेबल माना गया है। लेकिन सरकारी संस्थाओं की जो ज़मीनें हैं, सरकारी संस्थाओं की जो संपत्तियां हैं, उसमें कई बार यह देखा गया है कि कई बार उपेक्षा की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी उपेक्षा की वजह से यह माना गया है कि चूंकि जो ओनरशिप है वह सरकार के पास है, किसी व्यक्ति का कोई विशेष लगाव उस संपत्ति को लेकर है नहीं, जो कि एक निजी संपत्ति को लेकर होना चाहिए। तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर इस समय को पर्याप्त नहीं माना गया है, वहाँ पर कहा गया है कि यह समय जो है वह ज़्यादा होना चाहिए। तो सरकारी संपत्तियों के मामले में यह समय जो होता है वह 30 वर्षों का रखा गया है। तो प्रिस्क्रिप्टिव राइट ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, उनके लिए 20 वर्ष में उत्पन्न होता है और प्रिस्क्रिप्टिव राइट एक सरकारी संपत्ति के विरुद्ध 30 वर्षों में उत्पन्न होता है। उसके लिए आपको 30 साल के बाद ही यह अधिकार प्राप्त होता है, उसके पहले नहीं प्राप्त होता है। दूसरा जो प्रतिरक्षा है वह है सांविधिक प्राधिकार। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो कार्य है, नॉर्मली यह प्रतिवादियों के कार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा है कि हमारा जो कार्य है वह किसी संविधि के द्वारा दिया गया कार्य है। हम अपने स्वेच्छा से यह कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने की अनुमति कोई संविधि देती है और उस संविधि के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत ही इस कार्य को किया जा रहा है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर इसकी वजह से अगर किसी को कोई क्षति हो रही है तो ऐसा माना जाएगा कि यह न्यूसेंस नहीं है, यह एक एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन को, इस प्रतिरक्षा को जो डिफेंस है, इसको न्यायालय भी मान्यता देती है और कहा जाता है कि ऐसा कोई अपकृत्य नहीं हुआ है और विधि के अंतर्गत कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अब हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर कोई रेल कंपनी है, अगर उस रेल कंपनी ने अपने रेल की इंजन को चलाने की वजह से जो धुआं हुआ उससे किसी की संपत्ति को नुकसान हुआ, जो कंपन हुआ उससे किसी की संपत्ति को नुकसान हुआ, या कंपन रोज होना है या धुआं रोज निकलना है उस इंजन से, या जो शोरगुल हो रहा है उस इंजन की वजह से, अगर आप वहाँ कहेंगे
कि नहीं नहीं रेलवे को रेल बंद कर देनी चाहिए और एक ऑर्डर कोर्ट इशू कर दे इंजंक्शन का और रेलवे को कहे कि रेल बंद कर दे क्योंकि मुझे अपनी भूमि के उपभोग में असुविधा हो रही है, तो यह सर्वथा अनुचित होगा। क्योंकि यहाँ जो रेलवे अपना कार्य कर रहा है वह एक सांविधिक प्राधिकार के तहत काम कर रहा है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तहत काम कर रहा है, इसको रोकना संभव नहीं है क्योंकि यह एक सरकार के द्वारा चलाया गया प्रक्रम है। तो चूंकि यह सरकार के द्वारा चलाया गया प्रक्रम है तो इसको रोकने के लिए आप जब न्यायालय में जाते हैं तो कोर्ट यह कहेगी कि नहीं यह उचित नहीं है, कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो लोगों के भले के लिए किया जा रहा है और यह सांविधिक प्राधिकार है। तो जो भी शोरगुल या प्रकंपन है उसकी वजह से आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमको यह भी देखना होगा कि कुछ ऐसे भी प्रतिरक्षा हैं जिनको न्यायालय भी नहीं मानती है और कहती है कि यह अप्रभावी प्रतिरक्षा है, लेकिन कई मामलों में इन्हें उठाया जाता है। जैसे कि दूसरों के कार्य से उत्पन्न न्यूसेंस, वो कहते हैं कि यह जो न्यूसेंस हुआ है यह किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के द्वारा हुआ है, इसे नहीं माना जाता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि जो भी मैंने किया वह लोगों के भले के लिए किया गया, तो लोकहित की बात भी करते हैं और प्रतिरक्षा लेने का प्रयास करते हैं। तो कई मामलों में न्यायालय कहती है कि यह जो अभिरक्षा है, यह जो प्रतिरक्षा है, यह अप्रभावी है और इसको हम मान्यता नहीं देते हैं। तो यह जो अपकृत्य है इसमें कई तरह के प्रतिरक्षा का भी प्रावधान है और हमने देखा कि इसके लिए जो उत्तरदायित्व है उनके निर्धारण के लिए बहुत सारे संगठक भी हैं। तो इन्हीं के साथ हम इस विषय पर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.